ट्यूब, क्या मेरी आवाज सभी पूकी जनता पार्टी के मेंबर्स के दिलों तक पहुंच रही है? मैम कान से होती हुई यहां से यहां होती हुई मैम यहां पहुंच चुकी है। जल्दी से बता दो इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। तो जल्दी से सभी बच्चे प्यारे प्यारे सनफ्लावर बनाएंगे चैट में एंड देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन। और कहीं भूल तो नहीं गए बेटा, है ना, क्योंकि बीच में एक दिन आपकी क्लास नहीं हुई जिसके कारण हम मिल रहे हैं अब एक लॉन्ग गैप के बाद। देखो भाई मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने कोई क्लास नहीं कैंसिल करी थी तुम्हारी, है ना। PW भाई, है ना, इतना ज्यादा ख्याल रखता है बच्चों का तो बेटा हमारा एक बहुत बड़ा सा सेलिब्रेशन था जहां पर हमने उन सभी बच्चों को बुलाया था जिन्होंने जेई के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। जेई का एग्जाम देखो लेट मी क्लैरिफाई एंड सिंप्लीफाई फॉर यू। तो बेटा अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो हमारे इंडिया के टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बेटा इन कॉलेजेस में जाना बहुत आसान नहीं होता, उसके लिए आपको क्लियर करने पड़ते हैं जेई जैसे एग्जाम। अब जेई का एग्जाम दो पार्ट्स में होता है, एक होता है मेंस और एक होता है एडवांस। तो जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं वो एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जो बच्चा एडवांस का पेपर क्लियर करता है फिर उसको एडमिशन मिलता है IIT में। तो हमारे बहुत सारे बच्चे, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने एडवांस को क्लियर करके IIT में जिनका एडमिशन होने जा रहा है, तो उन्हीं बच्चों का सेलिब्रेशन था। एंड उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आपके इसी नीव बैच में से पढ़कर उड़ान बैच में पढ़े थे, उड़ान से पढ़कर वो हमारे अर्जुना लक्ष्य जैसे बैचेस में पढ़े थे और अब वो IIT में जाने वाले हैं। तो उन्हीं बच्चों से यार मैं मिलने गई थी, सेलिब्रेट करने गई थी, जिसके कारण बेटा आपकी जो क्लास थी वो नहीं हो पाई। और आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, मेल्स आए, इंस्टाग्राम पे DMs आए जहां पे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारी क्लास क्यों नहीं हुई, हम आपको मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी बच्चे इस तरीके का प्यार देते हैं, जब आप सभी बच्चे इस तरीके से ना क्यूट मैसेजेस करते हैं। मैं कई बारी रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मेरी, है ना, मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है बेटा जब आप सभी बच्चे इस तरीके से मैसेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी को याद है कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अगर आप सभी को गाइस याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ, इसलिए मैं नोट्स भी लेकर आई हूँ। लास्ट क्लास में बेटा मैंने जो नोट्स थे वही मैंने खोल लिए। हमने क्या क्या डिस्कस किया था भाई? हमने थोड़ा बहुत बेसिक्स डिस्कस कर लिए थे सेल डिवीजन के। तो बेटा अगर मैं मोटे मोटे तौर पे डिस्कस करूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल जब हम पढ़ रहे थे बेटा तो हमने इंट्रोडक्शन देखा कि सेल क्या होता है, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक। उसके बाद बेटा जब हमने सेल के बारे में पढ़ना शुरू करा तो हमने कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड बातें करी। उसके अलावा फिर हमने उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करी, फिर हमने धीरे धीरे सभी सेल ऑर्गेनेलीज को समझा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर था, दो टाइप का था, SER RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनवाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम अटैच होता है, प्रोटीन्स बनवाते हैं। गोल्जी मॉसी के बारे में पढ़ा, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर जिसमें सारे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आते हैं, वहां पर जाके उनका मेकअप हो जाता है। मेकअप मतलब वहां जाके वो मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना, उनमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, वहां जाकर उनकी पैकिंग होती है और वो उनको आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड वैग्स ऑफ द सेल, या हम बोल सकते हैं इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वहां पर क्या हो रहा है बेटा, वहां पर बहुत सारी चीजें जो काम की नहीं है, डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेली है, ये सब चीजें हैं, वो क्या हो रहे हैं बेटा, वो सब वहां पर जाकर, है ना, डाइजेस्ट हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। वैक्यूल के बारे में देखा। वैक्यूल क्या था बेटा? वैक्यूल एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है जहां पर बहुत सारा पानी, बहुत सारे शुगर्स, बहुत सारी चीजें क्या है, वेस्ट वगैरह चीजें जहां स्टोर होती है। फिर बेटा लास्ट क्लास में बेटा हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा जिनका बेटा सेल के अंदर ऑरा +99 है। एक था बेटा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और एक था बेटा हमारे मतलब प्लास्टिड्स, और क्या था बेटा, प्लास्टिड्स में बेटा हमने देखा दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के होते हैं बेटा दे आर क्लोरोप्लास्ट, जो दूसरे कलर के, ग्रीन के अलावा दूसरे कलर के होते हैं दे आर दी क्रोमोप्लास्ट,
एंड बेटा जो कलरलेस होते हैं वो हो गए ल्यूकोप्लास्ट। याद आया, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो प्लांट के अंदर जितना भी ग्रीन कलर देने का काम है वो क्लोरोप्लास्ट का है। ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स के अंदर बेटा क्या होता है, इन ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स के अंदर, बेटा आपके लिए रिवाइज कर रही हूं, मेरे को तो आता है मुझे तो बचपन से आता है, तुम्हारे लिए कर रही हूं भाई, सुन लो। तुम्हारे लिए रिवाइज कर रही हूं, सुन लो। हाँ जी, तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। तो क्लोरोप्लास्ट बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, और जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑब्वियसली वो फूड बनाता है। हमारे सेल के लिए फूड कौन बना रहा है, प्लांट सेल में फूड कौन बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीजन कौन बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब प्लांट के अंदर बेटा जो दूसरे कलर है ना भाई, हमारा सनफ्लावर येलो कलर का है, या हमारे जो फ्रूट है वो ऑरेंज कलर के हैं, रेड कलर के हैं, तो भाई ये सारे कलर कहां से आ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब बेटा चीजों को स्टोर करना है, स्टार्च को स्टोर करना है, ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करना है, उसके अलावा प्रोटीन को स्टोर करना है। तो फॉर दैट वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। बेटा व्हाट, नो कैप, नो कैप मुझे भी पता है, नो कैप मतलब नॉट लाइंग, नो कैप बेटा कृष्णा के गाने और रैप मैंने भी सुना है, ठीक है, नो कैप आई नो, बट ये रिस्क क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे भी बताओ। मुझे कोई टी है क्या जो मुझे नहीं पता है, कुछ नई गॉसिप है तो बता दो मुझे भी, मैं भी जान लूं। बीजेपी जिंदाबाद थी, बीजेपी जिंदाबाद है, बीजेपी जिंदाबाद रहेगी चलो पोल करेंगे बेटा, पोल करेंगे, पहले पढ़ ले। तो ये हमने पढ़ा बेटा। अब इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड है इनका ऑरा +99 क्यों है भाई, क्योंकि दोनों के दोनों भाई अपना खुद का डीएनए लेकर बैठे हैं, दोनों के पास अपने खुद का आरएनए है, और दोनों के ही पास क्या है, अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर लेते हैं। तो अपने बहुत सारे काम ये खुद ब खुद कर लेते हैं, जिसके लिए इनको दूसरे किसी ऑर्गेनली की, दूसरे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड एनीबडी एल्स, ओके। सो बेटा इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली कहा गया है, पेपर में क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि आ सकता है, मैं ये बोल रही हूं कि पेपर में क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली क्यों बोलते हैं, या फिर कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनली हैं जो सेमी ऑटोनॉमस है और क्यों। तो बेटा ये बताकर आ जाना। फिर बेटा हमने पढ़ना शुरू करा किसके बारे में, हमने पढ़ना शुरू करा था सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन की तो स्लाइड्स में लेकर ही आई हूं, वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। सेल डिवीजन के बारे में मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा रही हूं, बहुत बातें हो गई हैं, अब सुन लो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेल डिवीजन बेटा, सेल डिवीजन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है, नए सेल बनते हैं। जब ये सेल क्या करेगा बेटा, सेल डिवीजन की प्रोसेस करेगा, तो हमें आखिरी में क्या होंगे, नए सेल मिलेंगे। तो जो सेल डिवाइड करता है ना, ये सेल कहता है कि देखो देखो पहले तो मैं नन्ना मुन्ना था, मैं छोटा बच्चा था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, मैं धीरे धीरे मैच्योर हो गया, मैं धीरे धीरे मैच्योर हो गया, पहले मैं नन्ना मुन्ना रही हूं, अब क्या है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं मैच्योर हो गया हूं, और अब मैं रेडी हूं, मैं अपने जैसे और नए सेल्स बना सकता हूं। तो बेटा जिस सेल ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने जैसे और नए सेल बनाऊंगा, तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल या फिर मदर सेल। इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल या मदर सेल। अब ये क्या करेगा बेटा, ये धीरे 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 कुछ तो करेगा भाई, कुछ तो होगा, देखो कुछ तो होगा। क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इसका न्यूक्लियस खिंचने लगेगा और दो टुकड़ों में टूट जाएगा। जब इसका पूरा न्यूक्लियस दो टुकड़ों में है ना, इस तरीके से क्या होगा बेटा, जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हमने क्या बोला था बेटा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हमने बोला था कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हमने बोला था कैरियोकाइनेसिस। अब धीरे धीरे क्या होता है बेटा, इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियो शब्द आया है कैरियन से, कैरियो शब्द आया है बेटा कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो शब्द है
साइटो शब्द आया है साइटोप्लाज्म से, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, इवेंचुअली हमारा जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है और अपने जैसे, है ना, हमें 2 सेल या 2 से ज्यादा जितने भी सेल्स होते हैं आगे हम पढ़ेंगे वो बन जाते हैं। तो जो सेल डिवाइड करा है, जिस सेल ने डिवाइड किया है वो हो गया पेरेंट या मदर सेल, और जो नए सेल बने हैं, जो नए सेल्स बने हैं उनको न्यू सेल्स या फिर डॉटर सेल्स बोल सकते हैं। अब जब बेटा हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन क्यों हो रहा है ना। भाई मैं गिर गई मान लो ऐसे और मुझे चोट लग गई, इमेजिन करो मुझे यहाँ पे क्या लग गई, चोट लग गई। अब यहाँ पे ज्यादा इमेजिन नहीं कर रहे हो, है खुश हो रहे हैं, वाओ समृद्धि मैम एक बार गिर विर जाए, चोट लग जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। तो 4 दिन तो छुट्टी हो ही जाएगी। हाँ, तो इमेजिन कर लो भाई मुझे चोट लग गई, यहाँ पर अपने जो पुराने सेल्स हैं वो डैमेज हो गए। अब धीरे धीरे आपने देखा है ना बेटा, धीरे 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 चोट हील हो जाती है ना। जो हमारा क्या है, चोट है, क्या बोलते हैं, इंजरी, घाव। हाँ, घाव धीरे धीरे हील होगा, धीरे धीरे वहां पे नए सेल्स आएंगे। अब नए सेल्स कहां से आए, नए सेल्स बनाए ना, बॉडी ने नए सेल्स बनाए। अब बॉडी ने जब नए सेल्स बनाए तो क्या करा, सेल डिवीजन किया, है ना। तो बेटा पुराने सेल्स को, डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, है ना, या फिर डेड सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, गैमीट बनाने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन ऐसे हो गई कि अरे भाई अब तो देखो ये तो गिर गया यार, नया सेल बनाना पड़ेगा, बताओ यार, है ना। नहीं बेटा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर बेटा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर बेटा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और बेटा हमारी बॉडी में डेली करोड़ों सेल्स, बेटा करोड़ों सेल्स डेली हमारी बॉडी में, पुराने वाले मर जाते हैं, नए वाले बन जाते हैं। कौन सी प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब जब बेटा मैं सेल डिवीजन की बात कर रही थी तो मैंने आपको कहा था कि भाई ये नोट्स में लिख लेना कौन कौन करके लाया है भाई ये काम। देखो मैं अपना काम ढंग से कर रही हूं, आई थिंक सो मैं अपना काम ढंग से कर रही हूं। तुम्हें पढ़ाने का, तुम्हारा काम है पढ़ने का, तुम्हारा काम है बेटा होमवर्क करने का। जब तुम्हें कहा जाता है कि भाई ये करके आना तो प्लीज उसको करके आया करो। वेरी गुड बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। हाँ, अगर नहीं लिखा है तो बेटा मैं क्या ही कहूं। अब तुम देख लो क्या करना है तुम्हें जीवन में। अगर अभी क्लास 9th में ही बेटा अगर आप आदत डाल लेते हो, चीजों को, काम को साथ के साथ अगर हैंडल करना सीख जाओगे तो बेटा देखो सही है। हो सकता है मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श लगे आपको, बट बेटा अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, आपकी पढ़ाई का जो लेवल है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी पढ़ाई जो है मुश्किल होगी, इजी नहीं होगी। और मुश्किल होने के साथ साथ बेटा जो दूसरे काम होते हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स की लाइफ में हम देखते हैं, क्लास वर्क, होमवर्क, प्रैक्टिकल फाइल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, ये वर्क वो वर्क, बेटा ये भी बढ़ रहा है साथ साथ। तो अब आपको मल्टीपल चीजें एक साथ हैंडल करनी है। आपको स्कूल भी जाना है, आपको ये ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है, ऑनलाइन क्लासेस में मिलने वाला होमवर्क, डीपीपी, स्कूल में मिलने वाला, तो बेटा ये सब ना आपको सीखना पड़ेगा। आई नो नया है थोड़ा आप सबके लिए, थोड़ा सा बेटा, है ना, हो सकता है आपके कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़े, बट बेटा जितना जल्दी इस चीज की आदत डालोगे, रूटीन बनाओगे, उतना बेहतर है। क्योंकि फिर मैंने बच्चों को देखा है 9-10 में तो फिर भी गिरते पड़ते, चलो हो गए पास, आ गए मार्क्स आखिरी में पढ़कर, बट बेटा 11th-12th में ऐसे काम नहीं चलता। अभी जस्ट तुमसे थोड़ी सी देर पहले परिश्रम बैच की मैं क्लास ले रही थी, क्लास 12th का बैच, और वहां पर है बच्चे बेटा जो थोड़ा कर रहे हैं स्ट्रगल। ठीक है, सॉरी मत बोलो भाई, देखो आई डोंट वॉन्ट योर सॉरी, आई वॉन्ट एक्शन। मैं शब्दों में बिलीव ही नहीं करती हूँ बेटा। अब तुम मुझे सॉरी बोल के जाओगे और थोड़ी देर बाद क्या रील्स, थोड़ी देर बाद क्या शॉर्ट्स, थोड़ी देर बाद क्या फ्री फायर, थोड़ी देर बाद क्या और रील्स, थोड़ी देर बाद और क्या BGMI। तो बेटा सॉरी से नहीं, सॉरी नहीं चाहिए मुझे एक्शन चाहिए। चलिए
आइए बेटा, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास दो तरीके की सेल डिवीजन होती है। कोई भी सेल जब डिवाइड करता है, कोई भी सेल बेटा जब डिवाइड करता है, तो या तो वो क्या कर सकता है, या तो वो माइटोसिस की प्रोसेस कर सकता है, या फिर वो करता है मियोसिस की प्रोसेस। मियाऊ ठीक है, मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है, वी हैव माइटोसिस एंड मियोसिस। एक सिंपल सी बात बताऊंगी, बेटा, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि प्लांट या एनिमल के अंदर क्या कराना हो बेटा, गैमीट फॉर्मेशन करानी हो, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, लेटस से प्लांट को या एनिमल को क्या करना है, स्पर्म सेल बनाना है या फिर एग सेल बनाना है, जिसको हम ओवम बोलते हैं, तो होगी मियोसिस की प्रोसेस, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी करना है, इसके अलावा अगर कुछ भी करना है तो बेटा हमारा ऑर्गेनिज्म माइटोसिस करता है। देखो बेटा, दो तीन तरीके होते हैं किसी चीज को पढ़ने के, समझने के या याद करने के, है ना। रट्टा मारते रहो, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, या फिर आप उल्टे तरीके से भी चल सकते हो, है ना। इसको याद कर लो कि मियोसिस कब होती है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जब किसी प्लांट को या एनिमल को स्पर्म या एग बनाना होता है तो वो करता है मियोसिस की प्रोसेस। अदरवाइज कुछ और करना है, ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करना है ना, ओल्ड सेल्स को, डेड सेल्स को रिपेयर करना है, नए सेल्स बनाने हैं, कुछ भी करना है तो वो माइटोसिस करेगा। मियोसिस कब करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म मियोसिस कब करता है, जब उसको स्पर्म या एग बनाना हो, जब उसको मेल या फीमेल गैमीट बनाना हो। पता है ना बेटा, ये बात पता है, ये बात पता है या नहीं पता है। स्पर्म सेल इज मेल गैमीट एंड एग सेल इज फीमेल गैमीट, एग सेल इज फीमेल गैमीट। अब इसके अलावा बेटा जो भी एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा बेटा जो भी एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज हैं, वापस आ जाऊं यहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल ग्रोथ करानी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है, या कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है, वहां पर माइटोसिस होगी। अदर देन बेटा जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगी, गैमीट फॉर्मेशन कब होती है बेटा, गैमीट फॉर्मेशन कब होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात हम पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में, 8th में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये अब तो हमारा चैप्टर भी ऐड हो गया है क्लास 9th में, पहले हम 10th में पढ़ते थे। 2 तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल, एक होती है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बेटा हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल पेरेंट, एक होता है फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट की बॉडी में स्पर्म बनता है, फीमेल पेरेंट की बॉडी में एग बनता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को करनी है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको गैमीट बनाना ही बनाना होगा। और गैमीट फॉर्मेशन होती है बेटा किसकी प्रोसेस से, गैमीट फॉर्मेशन होती है मियोसिस की प्रोसेस से। इसके अलावा कुछ भी करना है तो माइटोसिस होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी करना है तो माइटोसिस होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट करनी है, रिपेयर करना है, एसेक्सुअल, सब में यही होगा। आई होप इतना क्लियर सबको हो गया है। अब बेटा ये 2 पॉइंटर्स हैं, इसको बेटा तुम हाथ पे लिखो, नोटबुक में लिखो, छाती पे लिखो, कहीं पे भी लिखो और याद करो, लिखो और याद करो, ठीक है। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है माइटोसिस मियोसिस ढंग से पढ़ा नहीं, क्लास 9th में, 10th में भी रो रहे हैं, 11th में तो फिर पूरा चैप्टर आता है तो फिर दिक्कत होती है। देखो बेटा, सबसे पहले माइटोसिस में क्या होता है, 2 पॉइंट्स। माइटोसिस की जब प्रोसेस होती है तो सेल जब डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल बनाता है। कितने डॉटर सेल बनाता है, 2 डॉटर सेल। मतलब चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है। बेटा मैं अगर चुपचाप बना रही हूं तो तुम भी बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं चुपचाप बना रही हूं तो तुम भी चुपचाप बनाने की कोशिश कर सकते हो। ये क्या बात होती है, मैं आपने हमारा गला बंद कर दिया, हम बोल नहीं पा रहे। चुपचाप ड्राइंग कर लो जरा, अपने नोटबुक में थोड़ी सी ड्राइंग कर लो बेटा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी एंड ऑब्जर्व हियर, व्हाट वी कैन सी एंड ऑब्जर्व हियर, देखेंगे बेटा। चलिए समझते हैं। माइटोसिस मियोसिस के अगर नोट्स में लिखा है तो पहला पॉइंट क्या है कि माइटोसिस की प्रोसेस में, पहला पॉइंट क्या था बेटा, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि माइटोसिस की प्रोसेस में क्या होता है जब सेल डिवाइड करता है। ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज पेरेंट सेल। ये क्या है बेटा, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो क्या बनते हैं बेटा, डॉटर सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। एवरीबडी विल पे अटेंशन, एवरीबडी विल पे अटेंशन। पानी की बोतल लेके बैठा करो, गर्मी बहुत है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लास में बीच बीच में सिप सिप करके पानी पिए बेटा। हमारे सेल्स को पानी जब मिलता है बेटा ऑब्वियसली हम बेटर फील करते हैं। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, जब माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं और जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो 4 डॉटर सेल बनते हैं। क्या सीखा हमने, ये सीखा कि जब माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, 1 2, और जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। माइटोसिस की जब प्रोसेस होगी, माइटोसिस में सेल डिवाइड करेगा और सेल डिवाइड करने पे क्या करेगा बेटा, 2 डॉटर सेल्स बनाएगा और यहां पर क्या है बेटा, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। अब बेटा ये जो 4 डॉटर सेल बनते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। मियोसिस में बता रही हूं, मियोसिस की जब प्रोसेस होती है, मियोसिस की जब प्रोसेस होती है तो वो 2 स्टेप्स में होती है, वो 2 स्टेप्स में होती है, वो होती है 2 स्टेप्स में, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में पूरी होती है। पहला स्टेप मियोसिस 1, दूसरा स्टेप मियोसिस 2। मतलब होता यह है बेटा, मान लेते हैं ये हमारा पेरेंट सेल है, ये हमारा पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल क्या करेगा, पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, पेरेंट सेल डिवाइड करेगा
और अपने जैसे 2 सेल बनाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, क्योंकि ये मियोसिस का पहला स्टेप है, क्योंकि बेटा ये मियोसिस का पहला स्टेप है, तो इसको बोलते हैं मियोसिस 1। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये सेल यहां पर नहीं रुकेंगे, ये सेल यहां पर नहीं रुकेंगे, एंड दे विल डिवाइड फर्दर, ये और भी क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। मतलब ये सेल चल के क्या करेगा बेटा, अपने जैसे और नए 2 सेल बनाएगा, और ये भी आगे चल के बेटा डिवाइड करेगा और अपने जैसे 2 और सेल बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, आखिरी में 1 2 3, जगह कम पड़ गई, एंड 4, आखिरी में कितने सेल्स मिले, आखिरी में कितने सेल्स मिले, ये वाली जो बेटा सेल डिवीजन होती है ना, ये मियोसिस 1 हो गई, और जब ये आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं मियोसिस 2, इसको बोलते हैं बेटा मियोसिस 2। ठीक है, तो जाके क्या होता है बेटा, तो जाके आखिरी में 4 सेल बनते हैं, तो जाके बेटा आखिरी में 4 सेल बनते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ आई, क्या इतनी बात सबको समझ आई? जल्दी से बताएंगे। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। मियोसिस में 4 डॉटर सेल क्यों बनते हैं, क्योंकि सेल 2 बार डिवाइड करता है, क्योंकि सेल 2 बारी डिवाइड करता है, क्योंकि सेल 2 बारी डिवाइड करता है, और क्योंकि सेल 2 बारी डिवाइड करता है तो आखिरी में हमको 1 2 3 4 डॉटर सेल मिल जाते हैं। जो पहला स्टेप था वो मियोसिस 1, और जो दूसरा स्टेप था वो मियोसिस 2। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, चलिए बेटा, अब आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, बताओ जरा, क्या आंसर दोगे? मान लेते हैं बेटा ये क्या है, मान लेते हैं ये तुम्हारी बॉडी का कोई एक सेल है, मान लेते हैं बेटा ये तुम्हारी बॉडी का कोई एक सेल है, मान ले ये तुम्हारी बॉडी का कोई एक सेल है। तुम्हारी बॉडी के इस सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर 46, ओ बेटे ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं मैम 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही है मैम, राइटिंग है ही नहीं, आएगी कैसे? टोटल क्रोमोसोम्स, ठीक है, टोटल क्रोमोसोम्स कितने बताए भाई बच्चों ने? टोटल बच्चे बता रहे हैं मैम टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बेटा 46 क्रोमोसोम्स का मतलब पता है क्या हुआ? 46 क्रोमोसोम का मतलब पता है क्या हुआ बेटा? 46 क्रोमोसोम का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, भाई तो बहुत सारे हैं, बना ही नहीं पाए इतने सारे। तो एक काम करते हैं हम यहां पर, है ना, हम यहां पर ऐसे बना के डॉट 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 46 कर देते हैं। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो ये क्या हो गया? ये 46 हो गया, ये हो गया 46, ये हो गया 46। ठीक है, आपको बनाने के लिए यहां पर मैंने ये बना दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सेल के अंदर, है ना, हमारे सेल के अंदर क्या है? वेरी गुड, है ना, हमारे सेल के अंदर क्या है बेटा? 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब बेटा बहुत सारे बच्चे यहां पर लिख रहे हैं 23 पेयर्स। अब जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं, है ना। बच्चे कह रहे हैं 23 पेयर्स होते हैं। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं,
कि 23 पेयर्स होते हैं। एक्चुअली में हर 2 क्रोमोसोम एक साथ क्या है बेटा, पेयर बना के बैठा है। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, एंड सो ऑन, है ना। तो बेटा हर पेयर में 2 होंगे, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए बेटा 23 पेयर्स। अब यहां से हमको ये बात समझ आ गई कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब जब इस सेल के अंदर क्या होगी बेटा, या तो माइटोसिस होगी या मेयोसिस होगी, है ना भाई। या तो इस सेल के अंदर क्या होगा भाई, ये सेल डिवाइड करेगा, सेल का काम है डिवाइड करना। जब सेल डिवाइड करेगा या तो वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा या फिर वो मियोसिस करेगा। अगर सेल डिवाइड करता है या तो वो माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा, ठीक है। अगर बेटा सेल माइटोसिस की प्रोसेस कर रहा है, ध्यान से सुन लो, अगर सेल क्या कर रहा है, माइटोसिस की प्रोसेस कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो 1 और 2, वो 2 डॉटर सेल बनाता है ना। और बेटा उस टाइम जब वो माइटोसिस की प्रोसेस करता है तो उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। मतलब रीड करो बेटा, आपको नोट्स में क्या लिखवाया है, रीड करो बेटा नोट्स में क्या लिखवाया है, क्रोमोसोम सेम एज पेरेंट सेल। मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम एज पेरेंट सेल, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। इसका क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे पास एक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर लेट अस से उसके न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस की प्रोसेस में बेटा जब सेल डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो डॉटर सेल के पास एग्जैक्टली अपने पेरेंट जितने क्रोमोसोम होंगे। तो अगर माइटोसिस के बाद ये एक सेल बना है और इस सेल को जब हम कंपेयर करेंगे पेरेंट सेल के साथ, तो हम देखेंगे अरे वाह, जितने पेरेंट के पास थे उतने ही इसके पास है, क्रोमोसोम नंबर इज सेम एज पेरेंट सेल। तो इस डॉटर सेल के अंदर पेरेंट जितने ही क्रोमोसोम होंगे, पेरेंट सेल जितने ही क्रोमोसोम होंगे 46। क्या बोला मैंने ये बोला माइटोसिस की प्रोसेस में जब नया सेल बनता है, उस नए सेल को जब हम पेरेंट सेल से कंपेयर करते हैं, तो उसका क्रोमोसोम का नंबर और उसका क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, मैच करता है, तो 46 ही रहेगा, 46 ही रहेगा। तो अब मुझे बताओ बेटा, चैट ऑन कर रही हूं, अगर मान लेते हैं बेटा मेरे पास एक सेल है, उसके अंदर टोटल क्या है, 12 क्रोमोसोम है, तो ये जो 2 डॉटर सेल बनेंगे इसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर। डॉटर सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट से मैच करता है, वेरी गुड। अब बेटा आप आंसर जो लिख रहे हो, आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है, बट अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना 12,12, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा बेटा, है ना। इसका मतलब कि भाई 1 और 2 सेल बने हैं, 12,12, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई डॉटर सेल के पास पेरेंट जितने ही 12 क्रोमोसोम, डॉटर सेल के पास पेरेंट जितने ही 12 क्रोमोसोम, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और बताओ, अगर बेटा मेरे पास एक सेल है, उसके पास अज्यूम कर लेते हैं उसके पास 6 ही क्रोमोसोम है, तो माइटोसिस के बाद जो सेल बनेंगे उनके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, भाई डॉटर एकदम पक्की चमची है ना। डॉटर सेल इज लाइक पक्के चमचे ऑफ द पेरेंट सेल, जितने तुम्हारे में है हम भी उतने ही लेंगे। तो बेटा अगर इसके पास 6 हैं तो इनके पास भी 6 ही होंगे। बट मैम ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल मैम, हाउ इज दिस पॉसिबल। मैम 6 थे तो मैम 3 नहीं होना चाहिए, नहीं बेटा, एक्चुअली में यही तो पूरा खेल है जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। पेरेंट क्या करता है बेटा, पेरेंट सेल ना अपने नए क्रोमोसोम्स बना लेता है ना, नए क्रोमोसोम्स बनाता है, डबल कर लेता है और फिर उनको इक्वली बांट देता है ना। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, अभी के लिए इतना याद कर लो, समझ लो।
अब आ जाते हैं बेटा मियोसिस पे। मियोसिस की प्रोसेस क्या कहती है? मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो पेरेंट के पास जितने भी होंगे ना, पेरेंट के पास बेटा जितने भी क्रोमोसोम नंबर होंगे पेरेंट सेल के पास, मियोसिस में क्या होता है? उसका आधा हो जाता है। तो अगर बेटा यहां पर पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो ये जो 4 डॉटर सेल है इनको पता है क्या मिलेगा? डॉटर सेल को अगर हम क्या करें, पेरेंट सेल से कंपेयर करें, तो हम पाएंगे अगर पेरेंट के पास 46 तो डॉटर सेल के पास उसका आधा यानी कि 23। मियोसिस की प्रोसेस कहती है कि जब मियोसिस की प्रोसेस होगी तो पेरेंट सेल के पास जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसका आधा हो जाएगा यानी कि 23। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। शाबाश, वेरी गुड। तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो अगर यहां पर बेटा पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम थे, तो जो नए डॉटर सेल बनेंगे, तो इन डॉटर सेल को जब हम पेरेंट सेल से कंपेयर करेंगे तो कितना क्रोमोसोम नंबर होगा? डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर इससे आधा होता है, यानी कि 6 एंड 6। कॉन्सेप्ट चमका। अगर पेरेंट के पास ही 6 है तो भाई फिर 3 चमका, कॉन्सेप्ट चमका। ठीक है। और ये आगे आखिरी पॉइंट बेटा, ये 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जो कि हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है। ये हमारे क्या थे बेटा? कुछ मेजर पॉइंट्स थे विच वर रिलेटेड टू मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है। अब बेटा जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, जब गैमीट बनते हैं तब होती है मियोसिस, उसके अलावा हमेशा क्या होती है? माइटोसिस। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पर्म या एग बनाना होगा तो वो मियोसिस करेगा, अदरवाइज वो हमेशा माइटोसिस करेगा। जब किसी भी प्लांट को या एनिमल को स्पर्म या एग बनाना होगा तो वो मियोसिस करेगा, अदरवाइज वो हमेशा माइटोसिस करेगा। ठीक है। चलिए अब बेटा अगर हम बात करें है ना कि प्लांट्स के अंदर मियोसिस कब होती होगी, तो बेटा प्लांट्स के अंदर हमें पता है क्या होते हैं? फ्लावर के अंदर क्या होता है? बेटा अगर हम बात करें प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली, लेट मी टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बताना जरा क्या होता है प्लांट के अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है बेटा? फ्लावर के अंदर अगर हम देखें क्या होता है? दिस इज स्टेमन। पता है ना स्टेमन के बारे में? पता है? हमको कुछ नहीं पता मैम, हमें कुछ नहीं पता, हम तो भोले भाले बच्चे हैं। स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बनता है, ये होता है फिलामेंट और ये होता है एंथर। पता तो है भाई, पता तो है तुम्हें, वेरी गुड। वैसे ही भाई वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे पास वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है पिस्टल या कार्पल। इसको पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये होती है स्टिग्मा। ये होता है स्टाइल और ये होती है ओवरी। एंथर के अंदर क्या बनता है?
एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मैं चैट बंद कर रही हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? सेल्स ऑफ एंथर, जो एंथर के सेल होते हैं बेटा, उनमें होती है, उनके अंदर होती है मियोसिस की प्रोसेस, और उनके अंदर बनता है, उनके अंदर बनता है क्या? उनके अंदर बनता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमीट, जिसको हम स्पर्म सेल बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट के अंदर मियोसिस कहां होती है, तो हम बोलेंगे एंथर के सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, और वो पॉलन ग्रेन बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पॉलन ग्रेन ही मेल गैमीट होता है। ना मुन्ना, ना करें जनाब, ना करें जनाब, ना करें, कंसेप्ट अपने खराब ना करें। कितने सारे बच्चों को मैं सिखा सिखा के दुखी हो गई हूं, 12वीं में भी कह रहे हैं पॉलन ग्रेन मेल गैमीट होता है। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, ठीक है? तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, ठीक है बिड़ू? और सेम बेटा उसी तरीके से हमारे ये जो ओवरी होती है बेटा, ओवरी के सेल्स के अंदर है ना, सेल्स ऑफ ओवरी, वैसे ओव्यूल होता है, वैसे तो ओव्यूल होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है एक बार मैं देख लेती हूँ। वैसे तो ओव्यूल के सेल्स होते हैं, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है मैं देख लेती हूँ, कहीं तुम्हें गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी वाले। पता था मुझे, पता था मुझे। बेटा मैं आपको वैसे सही चीज बताऊं, ओवरी के अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है, ओवरी के अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के सेल के अंदर, ओव्यूल के सेल के अंदर बेटा, है ना, ओव्यूल के सेल के अंदर होती है मियोसिस की प्रोसेस, ठीक है? सो करेक्ट, मैं तो करेक्ट चीज ही पढ़ाऊंगी ठीक है? सेल्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के सेल्स के अंदर होती है, ओव्यूल के सेल्स के अंदर होती है क्या? मियोसिस की प्रोसेस। और क्या बनता है बेटा, है ना, ओवम, जिसको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। और कहीं यहां पर जाके बेटा, है ना, यहां पे जाके आपको फीमेल गैमीट देखने को मिलेगा, ओवम, ठीक है बेटा? छुट्टी? काहे की छुट्टी? काहे की छुट्टी है? 2 हफ्ते बाद बायो की क्लास हुई है, उसमें भी छुट्टी चाहिए इनको। बेटा कौन सा बुक, कौन सी बुक? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी गाइस, एनसीईआरटी पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, ठीक है? कुछ बच्चा कह रहा है रॉन्ग पढ़ा दिया। बेटा जब तुम पहुंच जाओगे ना 12वीं में, तो फिर तुम्हें मेरी बात याद आएगी, समृद्धि मैम हमें सही पढ़ा रही थी, हम ही थे जो हम मैम की बातों को गलत बात मान बैठे, ठीक है?
हम ये बोल सकते हैं कि ओवरी के अंदर कुछ ओव्यूल होते हैं जिसके सेल्स के अंदर होती है क्या, मियोसिस की प्रोसेस, ठीक है। वैसे बेटा अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर, है ना, वैसे बेटा अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स में बेटा अगर हम बात करें मेल की, बेटा मेल के लिए साइन यूज होता है ये वाला, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बेटा, इफ वी टॉक अबाउट मेल्स, मेल्स के लिए साइन यूज होता है ये। और अगर हम बात करें किसकी, फीमेल्स की, फीमेल्स के लिए साइन यूज होता है ये, ठीक है। बस बेटा इसके साथ, इसके बाद अब बहुत सारे पोल ही आ रहे हैं, टेंशन मत लो तुम, इसके बाद अब बहुत सारे पोल ही आ रहे हैं। तो बेटा अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें, अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें, तो आप क्लास 8th में बेटा ह्यूमन बींग्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर आए हैं। तो बेटा होता क्या है, मेल्स की बॉडी के अंदर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है टेस्टिस, इसका नाम होता है टेस्टिस। तो हम बोलेंगे सेल्स ऑफ टेस्टिस के अंदर क्या होती है, सेल्स ऑफ टेस्टिस के अंदर होती है मियोसिस की प्रोसेस और बनते हैं स्पर्म सेल्स, जिनको हम मेल गैमीट बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर क्या होती है बेटा, ओवरी। तो फीमेल्स की जो ओवरी होती हैं, सेल्स ऑफ ओवरी, उनके अंदर क्या होती है बेटा, अगेन हम बोल सकते हैं मियोसिस की प्रोसेस होती है। और क्या बनता है बेटा, ओवम या एग सेल, जो कि होते हैं हमारे फीमेल गैमीट। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, अमेजिंग सी एक बात बताऊं, या आप भी बेटा अगर आप मियोसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी समझे हो, अगर आप मियोसिस का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी समझे हो ना बेटा, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की सेल की बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी का ईच एंड एवरी सेल, जल्दी बताओ, ह्यूमन बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के पास बहुत मजेदार सा एक कॉन्सेप्ट है बेटा। बहुत आसानी से अगर आपने समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। मैं पोल करवाती हूं, चलो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सिंगल स्पर्म सेल, एक सिंगल स्पर्म सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। मैं केवल 2 ऑप्शन दे रही हूं बेटा, 46 एंड 23, ठीक है। सिर्फ 2 ऑप्शन दे रही हूं, सिर्फ 2 ऑप्शन दे रही हूं, सोच समझ के बताना। एक पानी की बोतल देना। एक बच्चा कह रहा है 90। बेटा ह्यूमन बीइंग के बारे में पूछा है, मगरमच्छ के बारे में नहीं पूछा है। है बेटा, किसका आंसर दे रहे हो तुम ये 90? चलिए बेटा, तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। और अगर आपने बेटा जेन्युइनली दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर किया है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ आया है तो बेटा मैं किस लिए हूं यहां पर, मैं हूं ना भाई। देखो बेटा मैंने क्या कहा, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज टोटल 46 क्रोमोसोम। बेटा अगर आप ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल उठाकर देखोगे, स्किन का सेल उठा लो, लिवर का सेल उठा लो, किडनी का सेल उठा लो, पेनक्रिया का सेल उठा लो, मसल का सेल उठा लो, न्यूरॉन का सेल उठा, मतलब न्यूरॉन या नर्व का सेल उठा लो, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज टोटल 46 क्रोमोसोम। तो बेटा टेस्टिस भी तो क्या है, ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट है। अगर बेटा किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, पेनक्रिया है, तो टेस्टिस भी तो ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट है। और ह्यूमन बॉडी के हर 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 बॉडी पार्ट का जो भी सेल होता है उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। कितने होते हैं, 46। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर सेल में क्या होती है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद जो सेल बनते हैं, है ना, मियोसिस के बाद जो सेल बनते हैं, ये क्या गुब्बारे से बना दिए बेटा, ह्यूमन जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो वो बनेंगे। और मियोसिस के बाद क्या होता है मैम, मियोसिस के बाद हर सेल के, मियोसिस के बाद मैम जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है। दैट मींस कि स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे भाई, आधा हो जाएगा। अगर यहां 46 है तो 23 23 23 23। एंड सेम चीज बेटा यहां पर भी होती है, सेम चीज बेटा यहां पर भी होती है। जो ओवरी है ना, जैसे बेटा किडनी, पेनक्रिया, ब्रेन, कोई भी पार्ट उठा लो ह्यूमन बॉडी का, ईच एंड एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स टोटल। तो ओवरी भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। अगर ह्यूमन बॉडी का ये पार्ट है तो इसके पास भी जो सेल्स होंगे उसमें भी वहां पर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 ही होंगे। बट जब इसे सेल के अंदर थैंक यू भैया, जब इसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है और क्या बनते हैं बेटा, एग सेल बनते हैं, जो कि 4 डॉटर सेल बनेंगे, है ना, बाद में जाके डीजेनरेट वगैरह हो जाते हैं, बट दैट्स अभी हम उस चीज में जाएंगे ही नहीं, है ना। वो जब आप क्लास 12th में oogenesis की प्रोसेस पढ़ोगे तब आप समझना इसको, है ना। और इनको नाम भी दिया गया है, पता है। स्पर्म जब बनता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जब एग बनता है या ओवम बनता है तो उसको बोलते हैं oogenesis। तो जब इसे सेल में मियोसिस की प्रोसेस होगी तो जो एग या ओवम बनेगा बेटा उसमें होंगे 23 23 23। तो हमने यहां से क्या सीखा, आज हमने एक नई चीज सीखी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज 46 क्रोमोसोम एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग। लिख लो एनसीईआरटी के अंदर नोट बनाकर कि आज तक जो तुमको पढ़ाया गया बेटा, है ना, लिखो भाई, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट नोट लिखो। नोट क्या है, नोट ये है, ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टोटल 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसकी है, एक्सेप्शन है यहां पर गैमीट्स की, गैमीट्स की। बेटा मैंने आपको इतना प्यार से माइटोसिस मियोसिस मैंने कभी नहीं पढ़ाया और मुझे मजा आ गया आज माइटोसिस मियोसिस पढ़ाकर, ठीक है। 9th क्लास में पहले बच्चे समझ नहीं पाते थे, आज तुमने भी बेटा बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, सो आई एम सो हैप्पी, है ना। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, टॉकिंग अबाउट स्पर्म, टॉकिंग अबाउट ओवम या एग, इनके पास क्या होते हैं भाई, इनके पास क्या होते हैं, टोटल 23 क्रोमोसोम्स।
बेटा मुझे पढ़ा के मजा आ गया, आई होप तुम्हें पढ़ के मजा आ गया होगा। बताओ जरा, अब हम करेंगे पोल्स। और यहां से बेटा अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग चलाना आता है, अगर तुमको थोड़ा सा भी दिमाग चलाना आता है बेटा, थोड़ा सा भी अगर तुम समझते हो, तो बेटा आप याद करो बेटा, हमने कल भी पढ़ी थी ये चीज, है ना, कल भी हमने पढ़ी थी, डिस्कस करी थी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो वहां पर स्पर्म और एग इन्वॉल्व होता है, वहां पर स्पर्म एंड एग सेल इन्वॉल्व होता है। अभी हमने पढ़ा स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। एग सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। ये एक सेल है जिसमें 23 क्रोमोसोम है, ये एक सेल है जिसमें 23 क्रोमोसोम है। जब दोनों सेल मिलकर एक हो जाएंगे तो यहां से 23 और यहां से 23 आएंगे, तो ये दोनों सेल मिलकर एक हो जाएंगे, ये दोनों सेल मिलकर एक हो जाएंगे, तो इन दोनों के जो क्रोमोसोम्स है वो सारे मिलकर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि बताओ जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। चलो बताओ, जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी, हाउ मेनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जाइगोट के अंदर कितने होंगे, यहां से 23 आए और यहां से 23 आए, टोटल 46 क्रोमोसोम। वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया। कई बार क्लास 11th के बच्चों को भी पढ़ा के इतना मजा नहीं आता, है ना। और इसके बाद बेटा बार 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 जितनी भी डिविजन्स होंगी, याद रखना, इसके बाद जितनी भी डिविजन्स होंगी वो सब होंगी माइटोसिस वाली। और जितने भी सेल बनेंगे बेटा, इसके बाद जितने भी सेल बनेंगे उन सब में बेटा 46 46 46 46 ही रहेंगे, क्योंकि माइटोसिस में कभी भी नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए बेटा आ जाते हैं अब यहां से हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इसमें से कौन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है, कौन सी सेल डिवीजन ग्रोथ एंड रिपेयर कराएगी। तो मैंने आपको बता दिया था बेटा, ये मैंने आपको बता दिया था। सिंपल डिंपल है भाई, सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन में याद रखना क्या है, मियोसिस है, उसके अलावा हमेशा हमेशा होगी माइटोसिस की प्रोसेस। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन आर डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल। बेटा क्वेश्चन जेनेटिकली का मतलब ये है डीएनए, डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। अब बताओ क्या आंसर होगा, कौन सी टाइप की सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल्स होते हैं वो अपने पेरेंट सेल से जेनेटिकली मतलब क्रोमोसोम वाइज देखें, क्रोमोसोम वाइज, क्रोमोसोम वाइज मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। क्या आंसर होगा बेटा, पोल इज नॉट वर्किंग, पोल इज नॉट वर्किंग, हाउ इज दैट पॉसिबल, पोल इज नॉट वर्किंग। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर remain same as parent cell।
आंसर हो गया ऑप्शन बी। 72% बच्चों ने पोल इज नॉट वर्किंग, तो फिर हम रहने देते हैं। बेटा पोल स्पैमिंग तो नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, तो आंसर कैसे आ रहे हैं? मियोसिस कब होती है बेटा? मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब भाई जैसे कि टेस्टिस के सेल्स में होगी, ओवरी के सेल्स में होगी, है ना। ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, हटा दो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन बॉडी के सेल में क्या हुई? माइटोसिस हुई। तो जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे भाई? ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। और अगर इसके अंदर माइटोसिस होगी, अगर इसमें माइटोसिस होगी तो बेटा 2 सेल बनेंगे और दोनों के अंदर होंगे 46। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। मियोसिस के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये केवल एक बार होती है? नहीं बेटा, ट्वाइस होती है। ट्वाइस मतलब एक बारी बेटा मियोसिस 1 एंड देन उसके बाद मियोसिस 2। ठीक है। आइडेंटिकल सेल्स, एग्जैक्टली सेम सेल्स नहीं होते बेटा, है ना। पेरेंट से मैच नहीं करते, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते। ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, बिल्कुल सही। बॉडी ग्रोथ के लिए माइटोसिस होती है, ना कि मियोसिस। आंसर हो गया बेटा ऑप्शन सी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा, वैसे तो बेटा देखो हमारी अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अंदर ना बहुत कुछ ऐड कर दिया है। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड दैट, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, और ये सब वो चीजें हैं बेटा जो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगी, है ना। बट फिर भी चलो, है ना। तो आपकी बेटा जहां पे ये टॉपिक खत्म होता है वहां पर एक छोटा सा डब्बा बनाया हुआ है जहां पर वो बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के बारे में, है ना। जहां पे वो क्या बात कर रहे हैं बेटा? दे आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है बेटा? टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर बेसिकली एक टेक्निक होती है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कुछ सेल्स लेते हैं। जिसमें हम क्या लेते हैं भाई? कुछ सेल्स लेते हैं, है ना। हम प्लांट के कुछ सेल्स लेंगे, है ना। हमारे पास क्या होगी बेटा? हमारे पास मान लो भाई कोई पेट्री डिश या कटोरी सी होगी। उन सेल्स को हम क्या करेंगे? उन सेल्स को हम क्या करेंगे बेटा? उन सेल्स को हम यहां पे छोड़ देंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? यहां पर हम फूड डालेंगे, हार्मोन डालेंगे, वो सारी चीजें डालेंगे जो सेल की डिवीजन के लिए जरूरी है। अब धीरे धीरे बेटा ये सेल डिवाइड करने लगेगा। धीरे धीरे ये सेल क्या करने लगेगा बेटा? डिवाइड करने लगेगा। फिर जब धीरे धीरे बेटा जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो बहुत सारे सेल बन जाएंगे, और जब बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे बेटा तो क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, टिश्यूज बनेंगे, है ना। टिश्यूज से धीरे धीरे ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन जैसे कि भाई रूट बनेगा, लीफ बनेगी, स्टेम बनेगी, सारी चीजें बनेगी। करते 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 बेटा क्या होगा? पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम बनेगा और करते करते भाई पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जो कि आपको आपके सामने दिख रहा है कि पूरा प्लांट हमने क्या कर लिया है? लैब में बना लिया है। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करते हैं? लैब के अंदर क्या करते हैं? पूरा प्लांट को ग्रो कर लिया जाता है। तो हम कुछ सेल्स लेते हैं, सेल्स को बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और वो सारी चीजें डालते हैं जिसकी मदद से क्या होगा बेटा? रुक जाओ यार, 15 दिन बाद क्लास हो रही है। 15 दिन बाद क्लास हो रही है बेटा, उसमें तुम 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हो। चैट रिफ्रेश करो।
ठीक है। तो बेटा आजकल इस तरीके से लेबोरेटरीज होती हैं, है ना। जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी, मैंने मास्टर्स इन बॉटनी किया है, बॉटनी मतलब प्लांट्स की स्टडीज, तो वहां पे देखो बेटा मैंने भी अपना एक प्रोजेक्ट किया था, अगर मुझे याद रहा तो नेक्स्ट क्लास में अपनी फोटो भी लेकर आऊंगी, है ना। तो उस टाइम पे बेटा हमने ऐसे लैब्स के अंदर क्या किए थे, लैब्स के अंदर सेल्स को बार बार डिवाइड कराया और हमने प्लांट्स को लैब के अंदर ग्रो करा। हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया यार, रिफ्रेश, बैठ जाओ प्लीज, फोन लेकर यहां बैठ जाओ। तो सेल को हम लेते हैं, बार बार डिवाइड कराते हैं और इस तरीके से पूरा प्लांट बनवा लिया जाता है। इट इज स्टिल नॉट गेटिंग रिफ्रेश्ड, इट इज स्टिल नॉट गेटिंग रिफ्रेश्ड। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए अब इसके अलावा बेटा हमारे छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, एक है सेल थ्योरी और एक है कैंसर वाला टॉपिक, वो हम खत्म करेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फटाफट से बात करते हैं। देखिए बेटा सेल थ्योरी की बात करते हैं, है ना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, फटाफट से ये डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं एंड वी विल रैप दिस अप मैक्सिमम इन 20 मिनट्स। वी विल रैप एवरीथिंग इन 20 मिनट्स। देखिए बेटा, तो बेटा जैसे हमें पता है सेल को डिस्कवर करा रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल्स थे, फिर लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया ल्यूविन हुक ने, फिर धीरे धीरे बेटा सेल के अंदर न्यूक्लियस वगैरह को डिस्कवर करा एंड ऑब्वियसली बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, है ना। सेल्स के बारे में स्टडीज करी जा रही थी, सेल्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जा रहा था। तो उसी टाइम पे क्या हुए बेटा, हमारे 3 साइंटिस्ट हुए। 1838 की बात है, तब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस श्लाइडन। मैथियस श्लाइडन बेटा बिल्कुल तुम्हारी समृद्धि मैम की तरफ बॉटनिस्ट थे, यानी कि ये प्लांट्स की स्टडी करते थे, ठीक है। उसके बाद बेटा लगभग उसी के टाइम के आसपास एक साइंटिस्ट हुए 1839 में, जिनका नाम था थियोडर श्वान। ये क्या थे बेटा, ये एक जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे बेटा, बॉटनिस्ट, और ये क्या थे, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट जो प्लांट की स्टडी करते हैं वो बॉटनिस्ट हो गए, और जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं वो जूलॉजिस्ट हो गए। जू से याद करना एनिमल, तुम खुद को भी याद कर सकते हो जू से, जैसे स्कूल में बोलते हैं इज दिस अ क्लासरूम और अ जू, ये क्लास है या फिश मार्केट, है ना। तो बेटा जू से याद आते हैं एनिमल, और एनिमल से याद रखना जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो प्लांट की स्टडी करते थे, एनिमल की स्टडी करते थे। तो इन्होंने बेटा बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी करी, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी करी, और उन्होंने कहा कि देखो भाई मैंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी कर ली है और मुझे ये समझ आ गया है, और मुझे ये समझ आ गया है कि भाई जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की क्या करी बेटा, स्टडी करी। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की क्या करी बेटा, स्टडी करी, और इन्होंने सारे प्लांट्स की जब स्टडी करी तो उन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। उसी टाइम के आसपास बेटा, उसी टाइम के आसपास क्या थे, थियोडर श्वान थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई मैंने भी बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी करी है ना, मैंने बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी करा और मैंने यही पाया कि जितने एनिमल्स होते हैं वो भी क्या है, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बेटा इन्होंने मिलकर क्या किया, इन्होंने मिलकर फोन पे बात करी, फोन नहीं होते थे तब गाइस। तो इन्होंने कहा कि बोलो चलो भाई ये तो हमने बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी है, हमारा तो बेटा, हमारे तो नाम शोहरत सब होगा, अब हमने इतनी बड़ी बात बताई है। तो बेसिकली बेटा इन दोनों ने मिलकर बेटा दुनिया के सामने एक रखी अपनी बात कि देखो भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप अपने आसपास देखते हो, क्योंकि बेटा बहुत पुरानी बात है ना, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी सेल्स आप अपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप अपने आसपास देख रहे हो, दे आर मेड अप या दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो यहां से आ जाती है बेटा हमारी सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट, हमारे सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट आ जाती है, जो कि ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये तो हमने पहली ही क्लास में पढ़ लिया था मैम, ये तो आपने पहली ही क्लास में बता दिया था। यस, बस ये बात कही किसने थी, थियोडर श्वान एंड श्लाइडन ने, श्लाइडन एंड श्वान ने 1838 और 1839 में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई देखो सेल से मिलकर बनी है और सेल ही है बेसिक यूनिट,
उन्होंने कहा सेल ही है बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं, और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शन है वो सेल की वजह से होता है। और वो ये बात बोल के चले गए विदेश घूमने फिरने मजे करने, उनको लगा वाओ व्हाट अ गुड लाइफ। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद, थोड़े सालों बाद, कुछ सालों बाद, है ना, कुछ साल बाद क्या हुआ बेटा, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रूडोल्फ वर्च्यू या वर्च्यू। ठीक है, क्या नाम था, रूडोल्फ वर्च्यू। लगभग 1855 में, है ना, हाँ 1855 में, है ना, तो काफी टाइम हो गया था बेटा, लगभग 15 साल का टाइम लगा लो। 15 साल बाद भाई एक साइंटिस्ट आते हैं रूडोल्फ वर्च्यू, और ये कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला है क्या मैम? हाँ, इन्होंने अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेल्यूला, ये सेल्यूला। तो बेटा इन्होंने अपनी भाषा में आके कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, कुछ नहीं समझ आ रेला। अरे भाई देखो, इन्होंने अपनी भाषा में एक स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट क्या थी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, और इस स्टेटमेंट का मतलब था बेटा ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और यही स्टेटमेंट बनी बेटा द थर्ड पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी में बेटा 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। तो ये दोनों पॉइंट नंबर, तो 2 पॉइंट पहले वो दोनों मिलकर दे चुके थे। रूडोल्फ वर्च्यू आए बाद में, जिन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी सेल थ्योरी अधूरी है, मेरी बात सुनो, मेरी बात अपनी थ्योरी में ऐड कर लो। तो उन्होंने आके बेटा ऐसे घुस गए उनकी सेल थ्योरी में, उन्होंने कहा मेरा पॉइंट सुनो, क्या है भाई तेरा पॉइंट? उसने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। कह रहे क्या कौन सा सेल्यूला? तो उसको हिंदी में जब अनुवाद किया तो उसका मतलब निकला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? वो कह रहे हैं ऑल सेल्स मतलब जितने भी सेल्स होते हैं, अराइज मतलब बनते हैं, कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री मतलब पहले से, एग्जिस्ट करने वाले सेल से। मतलब वो ये कह रहे थे कि भाई जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये, तो वो उन्होंने कहा कि ये सेल जो आया है इसके पहले मतलब प्री, इसके पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करता रहा होगा, और जब उसने डिवाइड किया होगा तो उसने इस सेल को बनाया होगा। मतलब ये उन्होंने कहा कि कोई भी सेल तब बनता है जब उससे पहले मतलब प्री, उससे पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करता है, और जब वो डिवाइड करता है तो नए सेल बनते हैं। ये सेल कैसे आया? वही तो कहा कि भाई इससे पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करता रहा होगा, जब उसने डिवाइड किया होगा तो उसने सेल बनाया होगा। ये सेल कहां से आया? अरे भाई वही तो समझा रहे हैं मालिक कि कोई भी सेल तब बनता है जब उससे पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करता है और वो डिवाइड कर जाता है। ये सेल कहां से आया? अरे भाई वही तो समझा रहे हैं, इससे पहले कोई सेल रहा होगा, वो डिवाइड कर गया होगा तो उसने सेल बनाया। तो ये कहां से आया? सेम ही तो बोल रहे हैं, इससे पहले एक सेल रहा होगा, उसने डिवाइड किया होगा तो उसने सेल बनाया। तो ये कहां से आया? वही तो कह रहे हैं, इससे पहले एक सेल रहा होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसने डिवाइड किया होगा। समझ गए ना तुम समझ गए ना गाइस? वेरी गुड। तो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो आते हैं कहां से? पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जब वो डिवाइड करते हैं, है ना। बेसिकली जब प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करते हैं, प्री मतलब पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो नए सेल्स बनते हैं। यहां से बेटा हमारी सेल थ्योरी खत्म होती है। याद रखेंगे बेटा, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स जो है स्लाइडन एंड श्वान ने दिए हैं, और ये वाला पॉइंट हमारे रूडोल्फ वर्च्यू ने दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम, क्योंकि सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं,
हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो हम यहां से बेटा सेल डिवीजन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम यहां पर समझेंगे, कोई छुट्टी नहीं हो रही है। मैंने क्या बोला, 10 मिनट और पढ़ाऊंगी, चैप्टर खत्म। देखो बेटा, कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, उनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। हमने ये सीख लिया कि हमारा सेल क्या करता है। मान लो बेटा ये हमारा नन्ना मुन्ना सेल है ना। ये सेल धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो मतलब मैच्योर होता है, बड़ा हो गया। और जब इसको लगता है मैं बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, तो ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है ना। ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है। डिवाइड करता है तो अपने जैसे और सेल बनाता है। ठीक है, अपने जैसे क्या करता है, अपने जैसे और सेल बनाता है। अब ये धीरे धीरे खुद को ग्रो करेगा, धीरे धीरे खुद को ग्रो करेगा। ग्रो कर लिया बेटा, है ना। तो ग्रो करना भी तो जरूरी है, थोड़ी ना पैदा होते ही दूसरे सेल बनाने लग जाएगा। ग्रो भी तो करेगा, ये तो अभी बना है ना, अभी तो नन्ना मुन्ना सेल है। ये ग्रो करेगा, फिर जब इसको लगेगा कि मैं बड़ा हो गया हूं, तो ये डिवाइड करके अपने जैसे और सेल बनाएगा, अपने जैसे और सेल बनाएगा। सेम चीज बेटा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, अपने जैसे और नए सेल, और नए सेल, और नए सेल, और नए सेल, ग्रो करेगा, अपने जैसे और नए सेल। तो मैम क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है? क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है? क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है? क्या ये फॉरएवर, क्या ये फॉरएवर तक चलने वाली प्रोसेस है? ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो सेल की ग्रोथ एंड डिवीजन हम पीछे देख रहे हैं, ये कंट्रोल्ड तरीके से होती है। बॉडी जब तक चाहती है तब तक वो उनको ग्रो करा के डिवाइड कराती है, जब तक जरूरत है। बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है बेटा, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, हमारे सेल की एक लाइफ होती है बेटा। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स बेटा बने, वो 120 दिन जिएंगे और फिर मर जाएंगे, है ना। तो वैसे ही बेटा ये सेल हमेशा के लिए कंटिन्यूअसली, है ना, ये नहीं कि बस शुरू हो गया तो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये सब क्या है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जो इसको कंट्रोल करता है कि भाई कब तक ग्रो करा के कब तक डिवाइड करना है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो उसको पूरा कंट्रोल कराता है। ठीक है, और हमें ये भी पता चल गया कि हर सेल की क्या है, अपनी एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन है। डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड लाइफ स्पैन। जैसे कि भाई अगर रेड ब्लड सेल 120 दिन जीता है तो 120 दिन जिएगा, है ना, 125 दिन दी जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेटा आज रेड ब्लड सेल बना तो 70 साल तक चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई तो मैकेनिज्म है जो पुराने या डैमेज्ड सेल को क्या करता है, मार देता है और नए सेल्स बना देता है ना। भाई 120 दिन हो गए, यानी कि अब चल रेड ब्लड सेल, तेरी बारी खत्म, आजा बेटा कोने में, अब नया रेड ब्लड सेल की बारी है, चलो तुमको लेके जा रहे हैं, तुमको मार देंगे। तो हमारी बॉडी में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे, है ना, हमारे सेल्स पुराने होते जाते हैं तो हमारी बॉडी, है ना, हमारी बॉडी के फंक्शंस ऑब्वियसली, अब तुम ये देखो ना यार, एजिंग हो रही है ना, एजिंग होती है, बुढ़े होते हैं। तो क्योंकि बेटा सेल्स इतने टाइम से काम करे जा रहे हैं, वो भी तो थक गए ना भाई, है ना। तो बेटा जब अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के फंक्शंस ढंग से होते रहे, तो ये बहुत जरूरी है कि पुराने सेल्स, डैमेज सेल्स मरे और नए सेल्स बनते रहें, जिसके लिए हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करना पड़ता है, जो कि कंट्रोल तरीके से होता है। ठीक है, अब बेटा अगर ये सेल कंट्रोल नहीं रहा, है ना, कि भाई ये जो कंट्रोल तरीका है ये अगर नहीं रहा तो क्या होगा, देखो बेटा, अगर ये कंट्रोल नहीं रहा, है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बेटा, सेल्स को मरना होगा, अगर उनका काम खत्म हो गया है तो सेल्स को मारना पड़ता है, पहली चीज। अब बेटा अगर हमारा सेल बहुत ज्यादा जल्दी मर जाए या बिल्कुल ना मरे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब देखो भाई, सिंपल सा इस पॉइंट को ना भी पढ़ो तो एक सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी हमारे सेल्स की डिवीजन, हमारी सेल्स की ग्रोथ को, डिवीजन को, उनकी डेथ को कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से सेल की ग्रोथ को, सेल के डिवीजन को और सेल की डेथ को कंट्रोल किया जाता है। और अगर बेटा अगर ये कंट्रोल हमारी बॉडी खो दे तो होता है बेटा कैंसर, तो होता है बेटा कैंसर, तो होता है कैंसर। ठीक है, हमारी बॉडी में कैंसर होता है और ट्यूमर बनते हैं। देखो
हमारी बॉडी को क्या करना था, हमारी बॉडी को एक सेल था, हमारी बॉडी ने उसको क्या कराया, ग्रो कराया, और क्या करे बेटा, अपने जैसे और नए सेल बनाए, ठीक है, और उसका काम यहीं पे खत्म हो जाना था। बट एक्चुअली में क्या हुआ बेटा, हमारी बॉडी ने क्या किया, ये पहला केस हो गया बेटा, हमारी बॉडी ने क्या किया बेटा, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस। हमारी बॉडी के अंदर सेल था, हमारी बॉडी ने उस सेल की ग्रोथ कराई और हमारी बॉडी ने उसके जैसे 2 सेल बनाए। बट मान लेते हैं बेटा कोई प्रॉब्लम हो गई बॉडी के अंदर, प्रॉब्लम जैसे कि भाई बीमारी हो गई है ना, कुछ तो बेटा प्रॉब्लम हुई, जीन से रिलेटेड, हमारे खाने पीने में गंदे केमिकल्स थे, इंसेक्टिसाइड्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई, हमारी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हुई। और जब वो गड़बड़ हुई तो क्या हुआ बेटा, जो चीज यहीं पर क्या हो जानी थी, जो चीज यहीं पर स्टॉप हो जानी थी, ठीक है, वो चीज स्टॉप नहीं हुई, वो चीज स्टॉप नहीं हुई। अब ये सेल्स क्या करने लगे, बार 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 डिवाइड करने लगे, डिवाइड करने लगे, डिवाइड करने लगे। सेल्स क्या करने लगे, बार 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 डिवाइड करने लगे, डिवाइड करने लगे, और इस तरीके से लंप्स बनने लग गई, है ना, इस तरीके से लंप्स बनने लग गए, ठीक है बेटा। कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो चीज बन गई बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूमर। आपने सुना होगा कि कैंसर जैसी बीमारी में ट्यूमर बनने लगते हैं, सुना होगा बेटा। तो बेटा ये लंप्स जो बन गए, ठीक है, कंटिन्यू डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, हम कंट्रोल खो चुके हैं। बॉडी क्या था, बॉडी चाहती थी कि सेल डिवाइड करे और यहां पर रुक जाए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बट बॉडी इस कंट्रोल को खो देती है। अनकंट्रोलेबली क्या है बेटा, सेल बार 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 बार, हमारी बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, और बेटा सेल्स क्या है, डिवाइड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो बेटा ये ट्यूमर बनने लगते हैं, है ना। जैसे कि अगर ये ट्यूमर ब्रेन में बन गया तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, है ना बेटा। अगर किसी को ये ट्यूमर लंग्स में बन रहे हैं तो है ना, लंग्स में बने तो लंग कैंसर हो गया, किसी को माउथ में बन रहे हैं तो माउथ कैंसर हो गया, किसी को ब्लड में बन रहे हैं तो ब्लड कैंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ब्लड के सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और ट्यूमर बन रहे हैं। लंग्स के सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल डिवीजन हो रही है, हमारी बॉडी कंट्रोल खो चुकी है, और अब ये कैंसर वाले जो सेल्स हैं बार 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 डिवाइड करके ट्यूमर बना रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होते हैं बेटा, ये ट्यूमर्स बनते हैं, ठीक है। और ये ट्यूमर्स एक्चुअली में बेटा फैलते हैं। ये ट्यूमर ना 2 तरीके के होते हैं, ये ट्यूमर 2 तरीके के होते हैं। एक तुम्हारी में है, और ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ना बेटा, ये थोड़े डिस्टॉर्टेड होते हैं, और ये बेटा अगर ये हमारे नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं ना तो उनको भी कैंसरस बना देते हैं। अगर बेटा ये कैंसरस सेल्स, अगर ये कैंसरस सेल्स बेटा हमारे नॉर्मल सेल से कंपेयर करें तो इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, और बेटा अगर ये हमारे नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, अगर ये हमारे नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं बेटा, तो ये उनको भी कैंसरस बनाते हैं। तो भी तो हम बोलते हैं कैंसर फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल सेल को भी कैंसरस बना देता है। मतलब ये कि भाई हमारे नॉर्मल सेल तो चुपचाप बैठे थे, हमारे सेल्स नॉर्मल सेल तो चुपचाप बैठे थे, कैंसरस सेल आया और उसको कहा कि चल तू भी डिवाइड कर, जैसे मैं बार बार डिवाइड कर रहा हूं, चल तू भी डिवाइड करना स्टार्ट कर, ठीक है। तो मान लो बेटा ये रेड वाला सेल क्या है, ये रेड वाला कैंसरस सेल है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल है। तो कैंसरस सेल जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही बेटा इसको टच करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो कुछ ऐसे केमिकल्स ये रिलीज करेगा जिसके कारण ये वाला सेल भी क्या है, ये भी अपना आपा खो बैठेगा और कहेगा चलो लेट्स डिवाइड। तो ये भी अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करने लगेगा और फिर ये भी कैंसरस सेल बन जाएगा, और फिर दोनों मिलके जाके बेटा और सेल्स को भी खराब करेंगे और धीरे 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 पूरी बॉडी में कैंसर फैलेगा। तो एक्चुअली में ये जो कैंसर जैसी बीमारी है, ये जो कैंसर जैसी बीमारी है क्यों फैलती है, क्योंकि कैंसरस सेल्स दूसरे सेल को भी क्या कर देते हैं, अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड करने के लिए उकसा देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर बेटा एक टर्म आ जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन।
आपने देखा होगा, अच्छा मैं आपको एक ट्यूमर के बारे में बता रही थी ना। ट्यूमर बेटा दो तरीके के होते हैं बॉडी के अंदर, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर, एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है बेटा, कुछ ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्यूमर बने तो बॉडी में हमेशा कैंसर ही कॉज करे। जैसे आपने देखा होगा कई बार गांठ हो जाती है, सुना है कि जैसे मेरे को यहाँ पर एक हुई भी है, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पे गांठ बन गई बट थोड़े टाइम में डिसॉल्व हो जाती है। सुना है कि इसको यहाँ गांठ बन गई, यहाँ वहां गांठ बन गई। सुना है कभी घर में, कभी सुना हो, कभी भैया दीदी मम्मी पापा कोई बात कर रहे हैं तो कभी सुना होगा। सुना है, सुना है, यस सुना है। हाँ, तो बेटा जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर कोई ट्यूमर बन गया है ना, जरूरी नहीं है बेटा आपकी बॉडी में अगर कोई ट्यूमर बन गया है, यानी कि बहुत सारे सेल्स ने बार बार डिवाइड किया और एक जगह इकट्ठे हो गए। आपकी बॉडी के अंदर बेटा, आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स थे जिन्होंने बार बार डिवाइड किया, बार बार डिवाइड किया, एक जगह इकट्ठे हो गए, लंप बन गया और ट्यूमर बन गया। तो जरूरी नहीं है कि हर ट्यूमर कैंसरस हो। ट्यूमर दो तरीके के हो सकते हैं, बिनाइन, लिखा तो है ना, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बेटा बिनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो कैंसरस नहीं है और ये फैलते भी नहीं है। अगर यहां पर हुआ है तो यहीं पे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा और कैंसर भी कॉज नहीं करेगा। बट जो ट्यूमर क्या है बेटा, कैंसरस होते हैं, ये फैलते हैं, दूसरे बाकी सेल्स को भी कैंसरस बना देते हैं। तो हमको मैलिग्नेंट ट्यूमर से खुद को बचाना है। बिनाइन ट्यूमर हार्मफुल नहीं है बेटा, हो गए ठीक है, कैंसर नहीं बनाएंगे और फैलेंगे भी नहीं। ठीक है, आखिरी नॉट आखिरी, रुक जाओ। ठीक है, उसके अलावा बेटा इफ वी टॉक अबाउट दिस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना, तो बेटा ये मैं आपको बता चुकी हूं कुछ सेल्स ठीक है, एनिमल सेल्स होते हैं बेटा, कई बारी वो ना सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर उसको कोई, जैसे मान लो बेटा ये एक सेल्स हैं, इसने डिवाइड किया अपने जैसे दो बनाए, इसने डिवाइड किया अपने जैसे दो बनाए, इसने डिवाइड किया अपने जैसे दो बनाए, इसने डिवाइड किया अपने जैसे दो बनाए। ठीक है, अब मान लो बेटा यहां पे कोई सेल था, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, अपने जैसे दो सेल बना रहा है। अब मान लो बेटा ये जो नए सेल बने इसके कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये सेल इसके कांटेक्ट में आए, ये डिवाइड करना बंद कर देंगे और ये कंटिन्यू रखेंगे बेटा। ये क्या करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे, कंटिन्यू डिवाइडिंग, विल कंटिन्यू डिवाइडिंग, विल कंटिन्यू डिवाइडिंग, will continue cell division, will continue cell division। कुछ एनिमल सेल्स स्टॉप कर देते हैं डिवाइडिंग जब वो आसपास के नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो आसपास का नेबरिंग सेल मान लो बेटा हमारा ये है ना, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने डिवाइड करना स्टॉप कर दिया। Stop division when came in contact with neighboring cell। नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं। इसी मैकेनिज्म को, इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इससे क्या होता है बेटा, इससे ट्यूमर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, इससे ओवर क्राउडिंग क्या है, कम हो जाती है। और यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, कैंसर सेल्स बेटा लूज कर देते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब अगर मान लो बेटा अगर कोई सेल कैंसरस हो गया है और वो किसी नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आ गया तो भी वो रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, मैं तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कैंसर सेल को कांटेक्ट इनहिबिशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मान लो बेटा रेड सेल, मान लो ये खतरा है, ये कैंसरस सेल है मान लो, ठीक है, और अगर ये कैंसरस सेल बेटा मान लो इसके कांटेक्ट में आ भी गया तो ये रुकेगा नहीं बेटा,
ये रुकेगा नहीं बेटा, ये फिर भी डिवाइड करेगा भाई, ये फिर भी डिवाइड करेगा, मैं तो करूंगा। तो इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैंसर सेल्स इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो मान ही नहीं रहे हैं, हम तो डिवाइड करेंगे भाई, हम तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो प्लांट्स के अंदर भाई क्यों नहीं होती ये चीज? प्लांट्स के अंदर इसलिए नहीं होती बेटा क्योंकि प्लांट्स में रिजिड सेल वॉल है, ठीक है, और रिजिड सेल वॉल अंदर की पूरे मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करने लगती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत ही सॉलिड होती है, डेड होती है, तो उनको इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अगर वो किसी के कॉन्टैक्ट में आ भी गए तो बेटा वो सब नहीं शो करते। आखिरी में बेटा क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है तो हमने इसमें बहुत कुछ सीखा और जाना बेटा। सेल हमारी बॉडी में एनर्जी बना रहा है, सेल हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनवा रहा है, सेल हमारी बॉडी में सब कुछ बनवा रहा है, सेल्स की वजह से नए सेल्स बनते हैं, हम अपनी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन कर पाते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड चैप्टर इज खत्म, क्लास इज खत्म, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है सेल की वजह से ही तो हो रहा है। हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, जैसे अब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है ना मैम, हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ तो एनर्जी कौन बना रहा है? सेल ही तो बना रहा है। हमारी बॉडी में कुछ भी हो रहा है बेटा, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेल। तो बेटा कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, कोई एल्गी है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तुम हो, मैं हूं, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ एक्सेप्ट वायरसेस, ठीक है, सेल की वजह से बेटा हम सब कुछ कर पा रहे हैं। दैट इज वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हाँ एक टॉपिक रह गया भाई, एक टॉपिक रह गया यार, रुक जाओ, एक टॉपिक रह गया। हाँ देखा, बातों बातों में एक टॉपिक रह गया, बातों बातों में। बेटा अगर माइटोसिस के टाइम पे कुछ एरर हो जाए तो क्या होगा बेटा? सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा बेटा? ट्यूमर और कैंसर हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण बेटा हमारी बॉडी में एबनॉर्मल क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल हो जाएंगे। वैसे हमारी बॉडी के सभी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 46, बट अगर माइटोसिस में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हो सकता है 48 हो जाए, हो सकता है 43 हो जाए, ठीक है। वैसे ही बेटा, और अगर मियोसिस के टाइम पे अगर कुछ एरर हो जाए, यानी कि जब मियोसिस हो रही थी और तब कुछ एरर हो जाए, तो बेटा जेनेटिक यानी कि डीएनए के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, है ना, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है ना, फर्टिलिटी कम हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो मियोसिस की वजह से हो जाती हैं, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो माइटोसिस की वजह से हो जाती हैं। अब हो गई तुम्हारी छुट्टी, ठीक है गाइस। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल गाइस, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। देखो इतने दिनों बाद क्लास हुई है हमारी, ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा पेशेंस डेवलप करो, थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करो, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल बी डूइंग, नेक्स्ट क्लास में एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक क्विक रिवीजन, और मुझे बस एक बात बता दो, मैं पोल कर रही हूं बेटा, एक पोल कर रही हूं मैं, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन रिकॉर्डेड दूं, बाद में देख लोगे 1.5x करके, या फिर लाइव चाहिए? अगर चाहते हो रिकॉर्डेड तो थम्स अप कर देना, और अगर चाहते हो कि नहीं मैम लाइव करा देना, है ना, तो थम्स डाउन कर दो। रिकॉर्डेड चाहते हो तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कशन क्या हम रिकॉर्डेड कर लें? क्या हम रिकॉर्डेड कर लें?
क्या हम रिकॉर्डेड कर लें? यस, नो, ठीक है, थम्स अप यस, थम्स डाउन नो। बेटा जनता जनार्दन जो कहेगी वो हो जाएगा। डेमोक्रेसी है गाइस, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है गाइस। ओ 52.55% बच्चों ने कहा है कि रिकॉर्डेड करा दो। तो भाई 52.55% जनता ने कहा है रिकॉर्डेड और 40 ओके 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 गाइस, ये तो गलत हो गया। वेट वेट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया गाइस। तो 47% जनता ने कहा है, 47.45% जनता ने कहा है ये, और 52% बच्चों ने कहा है लाइव। तो गाइस क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा मैंने, क्या कहा? डेमोक्रेसी है गाइस, जनता जनार्दन की बात मानी जाएगी, जनता जनार्दन की बात मानी जाएगी बेटा। 52% बच्चे कह रहे हैं कि मैम लाइव कराओ। तो बेटा नेक्स्ट क्लास, बेटा मुझे अपना आंसर मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम करेंगे एक क्विक रिवीजन और हम करेंगे बेटा क्वेश्चन डिस्कशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में रेडी रहना, एनसीईआरटी लेकर आना, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू, ठीक है। एनसीईआरटी खरीद लो, अब तो 9th में रह पढ़ना है ना, हाँ 8th में वापस नहीं जाना। तो नेक्स्ट क्लास में क्विक समरी रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं आज, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उससे नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके गाइस, स्टूडेंट्स, बाय बाय।